अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 7। लेकिन जब मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया तो मुंह फेरने वाली जरीना मुझे यूं तकने लगी जैसे इसकी निगाहों से चिपक कर रह गई हूँ। इतना तो मैं समझ गया था कि फूफी मौजूद ना होती तो वो बेख्तियार खींची चली आती। इस बार मैंने मुंह के अंदाज में मुंह फेर लिया। फूफी के पास कोठी की चाबियों के 2 सेट थे। मैंने एक सेट लेकर कहा, आप जरीना के साथ कल शाम तक कोठी में आ जाएं। यहाँ पर जितनी चारपाइयाँ, बिस्तर, संदूक, पुराने कपड़े और बर्तन वगैरह है, ये सब गरीबों में तकसीम कर दीजिए। कोठी के लिए नए सिरे से नया सामान खरीदा जाएगा। मैं तमाम नोटों की गड्डिया और कपड़े वगैरह अपने छोटे से संदूक में रखने लगा। फूफी ने कहा, मोहल्ले के कितने ही लोग पूछ रहे हैं कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैंने झूठ कह दिया कि फरहाद के चचा से सुलह कर ली है, अब हम इनके साथ रहेंगे। मैंने सोचा कि हम इतनी बड़ी कोठी में रईसाना जिंदगी गुजारेंगे, कहीं लोग ये ना सोचे कि हमारे पास कोई चोरी या स्मगलिंग का पैसा आ गया है। इसलिए मुझे इनके सामने बातें बनानी पड़ी। ठीक है, मैंने कहा, जब तक जमीनों के कागजात हमें वापस नहीं मिल जाते झूठ बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आप आ जाइएगा। ये कहकर मैंने सूटकेस उठाया और जरीना की जानब देखे बगैर घर से बाहर आ गया। बाहर शाम रुखसत हो रही थी और दूर दूर तक शबे रंग आंचल फैलाता जा रहा था। मैं एक टैक्सी में बैठकर अनारकली पहुंचा। वहां से मैंने एक ब्रीफकेस खरीदा और अपनी कोठी में आ गया। चचा जान का मकान बिल्कुल सामने था। हमारे दरमियान सिर्फ एक सड़क गुजरती थी। फूफी ने बहुत ही शानदार कोठी हासिल की थी। वो कोठी सिर्फ फर्नीचर और दीगर आराइशो सामान की मोहताज थी। मैंने नोटों की चंद गड्डियां ब्रीफकेस में रखी, सूटकेस को एक कमरे में लॉक किया, फिर गुलबर्ग मार्केट के एक फर्नीचर हाउस में आकर ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए बेहतरीन फर्नीचर का इंतखाब करने लगा। इस दुनिया में जितने खेल होते हैं सब पैसे के लिए खेले जाते हैं। कल मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि मैं लंडे बाजार से एक जोड़ा खरीद सका। आज इतनी दौलत थी कि मैं 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद के ले आया। रात के 11 बजे तक कोठी के ड्राइंग रूम और बेडरूम कलीनों, सोफों और कुर्सियों, मेजों पर मसहरियों से आरास्ता हो गए। इसके बाद डिनर के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आ गया। वहाँ का माहौल नहायत ही ख्वाबगा और रोमानियत से भरपूर था। आसपास के मेजों पर खुशनसीब जोड़े मेज पर बैठे झुके हुए खा रहे थे, खाने से भी ज्यादा मीठी सरगोशियां कर रहे थे और जेरे लब मुस्कुरा रहे थे। टेबल लैंप की रोशनी खानों पर पड़ रही थी और इनके शेड हसीन चेहरों को नीम तारीखी और धुंधली रोशनी के माबैन कुछ छुपा रहे थे और कुछ उजागर कर रहे थे। जब हुस्न साफ छुपता भी ना हो और सामने भी ना आता हो तो निगाहें बार बार इसी तरफ उठने पर मजबूर हो जाती है। शायद इसी मकसद के लिए शेड्स लगाए गए थे। इस वक्त एक तनहा मेज पर खाते वक्त मुझे तन्हाई का शदीद एहसास होने लगा। आधी रात गुजर रही थी और आधी रात गुजरती नजर नहीं आ रही थी और रुमान परवा माहौल में जरीना की रंगीन नसीहतें याद आ रही थी और रुमान से भरपूर माहौल में जरीना की रंगीन सोबतें याद आ रही थी। वो पहली दोशीज़ा थी जिसने मुझे इंसानी मसरतों के एक नए जायके से आशना किया था। अब औरत का जिस्म नई दिलचस्पियों और आशु तराजियों से मुझे अपनी तरफ खींचता था। इस वक्त भी मैं चाहता तो आसपास की कई मसे शबाब हसीना के ख्यालात को पढ़कर इन्हें अपनी तरफ माइल कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत पहले ही दिल में ये अहद कर लिया था कि अपने इल्म को गुनाह या किसी गैब मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो खुद ही मेरी तरफ माइल हो जाए इसे कबूल करने से इनकार नहीं करूंगा। ये सोचते ही मुझे फिर गजाला की याद आ गई। इस याद के साथ ही इसका सरापा निगाहों के सामने तलू हो गया। चांदनी से तराशा हुआ बदन सफेद नाइटी से जुलबुल जुलबुल इशारे की तरह झांकने लगा। एक मुद्दत से मैंने इसे नहीं देखा था। एक वक्त था जब इसने खुद को मेरे हवाले करना चाहा था और मैंने नादानी से इसे ठुकरा दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि पहली लज्जतें गुनाह मिलती है, फिर बदनामी मिलती है, लेकिन गजाला के सिलसिले में मैं पहले बदनाम हो चुका था और एक अरसे के बाद इस तक पहुंचने के लिए सोच रहा था। वहां तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल ना था। मैं जानता था कि गजाला मेरी मौजूदा शख्सियत के सामने पिघल जाएगी, इसलिए किसी इल्मो आलम की जरूरत ना थी। अगर जरूरत होती भी तो मैं गजाला जैसी क़यामत के लिए अपने इल्म को काम में ना लाता। मजबूत इरादे और मुस्तहक मंसूबाबंदी मेरे किरदार की खसूसियात में है। मैं अपने जज्बात को इल्म की मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ, मगर इल्म को जज्बात के इदारे पर नहीं छोड़ सकता। आदमी की सोच सेहतमंद हो तो वो बहुत सारी गलतियों से बच जाता है। इस वक्त भी मैंने यही सोचा कि अगर मैं ये रात किसी की जुल्फों के साए में जाते हुए गुजार दूंगा तो सुबह चची साहबा की सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। दूसरी सुबह मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी नसीब होने वाली थी। इसके लिए मुझे मोहतात और चाचू बंद रहना था और अमन के लिए पुरसकून नींद और मुकम्मल आराम की जरूरत थी। लिहाजा मुझे बहकने की बजाय संभलना था और चुपचाप अपने नए बेडरूम में जाकर सो जाना चाहिए था। मैंने
मैंने यही किया। डिनर से फारिग होकर अपनी कोठी में आया। अपने बेडरूम के एक आरामदा सोफे पर बैठकर मैंने एक सिगरेट सुलगाया और इस सिगरेट के सुलगने तक अगली सुबह के प्रोग्रामों पर गौर करता रहा। फिर सिगरेट बुझाकर बिस्तर पर आया। जिंदगी में पहली बार ओम का मुलायम लिचकोला बिछोना नसीब हुआ था। ऐसे बिस्तर पर तो ऐसी नींद आती कि सुबह तक होश न रहती। मैं दिन चढ़े तक सोता रह जाता। लिहाजा सोने से पहले मैं अपने आप को ट्रांस में लाया। आंखें बंद कर कर मैंने कहा, मैं सुकून से गहरी नींद सो रहा हूँ, लेकिन मेरे एहसासात मुझे सुबह 5 बजे बेदार कर देंगे। सोने के इस अंदाज को कुव्वत इरादी कहते हैं, यानी इरादा इस कदर मजबूत हो कि ख्वाबगा ज़हन भी मुकर्रर वक्त पर बेदार कर दे। और मुकर्रर वक्त पर ठीक 5 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने बाहर आकर देखा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दूर मशरकी आसमान के किनारों पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं जरूरियात से फारिग होकर छत पर आया। छत पर सिर्फ एक कमरा था जिसकी छत टाइल्स की थी। मैं इस कमरे में बैठकर हिफ्ज़े दम की मशक करने लगा। यूं तो हिप्नोटिज्म की इब्तिदाई में सांस आहिस्ता आहिस्ता लेने और सांस को सीने में रोकने और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की मशक करता रहा था। लेकिन अब मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे तक अपने सीने में सांस रोकने की मशक करना चाहता था। इस दुनिया में योगा की मशक करने वाले चंद ऐसे लोग भी हैं जो 6 घंटे तक जमीन में दफन हो जाते हैं, और वो भी जिंदा। फिर 6 घंटे बाद जिंदा सलामत अपने मदफन से निकल आते हैं। यूं भी देखा जाए तो हर जानदार के लिए जिंदगी में सांस लेना हर पल जरूरी नहीं। अगर इंसान अपनी सांसों पर काबू पा ले तो फिर इससे बहुत सी बीमारियां दूर भागी है और कुव्वत में हैरत अंगेज इजाफा होता है। एक जब्ज दम का माहिर तवील दौड़ लगाए या घंटों दुश्मन का मुकाबला करे, इस पर थकन गालिब नहीं आती और ना ही वो किसी कमजोर इंसान की तरह हाँफता है। इन्हीं फायदे को मद्देनजर रखते हुए मैंने हिब्से दम की मशक शुरू कर दी। जब अच्छी तरह दिन निकल आया तो मैंने मशक खत्म कर दी और नाश्ते के लिए बाजार की तरफ चल गया। तकरीबन 8 बजे वापस आकर अपने बेडरूम के कालीन पर लेटी मारकर बैठ गया। बैंक खुलने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने मराकबे में जाने के बाद चची के दिमाग से राबता कायम किया। इस वक्त चची साहबा नाश्ते के मुतालिक सोच रही थी। इनका प्रोग्राम था कि वो नाश्ते के बाद लिबास तब्दील करेगी और फिर अपनी कार में बैठकर बैंक जाएगी और वहां से 25-30 हजार रुपए और कुछ जेवरात लाकर कमरे की सेफ में रखेगी। चचा जान अभी तक सो रहे थे। इनके बेदार होने से पहले ही वो बैंक से वापस आना चाहती थी ताकि चचा जान को सेफ खाली होने का इल्म ना हो। थोड़ी देर बाद इनकी सोच से पता चला कि वो लिबास तब्दील कर चुकी है और आईने के सामने अपने होंठों पर लाली चढ़ा रही है। इसी वक्त मैंने इसके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बेगम नासिर। वो एकदम चौंक कर सोचने लगी, क्या मैंने खुद को बेगम नासिर कहा है? हाँ, पहले भी एक बार खुद को बेगम नासिर कह चुकी हूँ। ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी सोच ने कहा, हाँ ऐसा परसों रात हो चुका है। इसके साथ ही तुम्हें वो आंखें याद आई थी। देखो देखो, वो आंखें तुम्हारे तस्वर में रोशन हो रही है। इन्हें पहचानो, वो कम वक्त फरहाद की आंखें हैं। एक बार तुमने कहा था इन आंखों में कोई बदरू घुसी हुई है। बोलो, अब इन्हें पहचान रही हो ना? हाँ पहचान रही हूँ। वो आंखें मुझे घूर रही है। मैं इन्हें नहीं देखना चाहती मगर देखती जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मैं किसी दूसरी तरफ क्यों नहीं देख सकती? तुम कहीं नहीं देख सकती। तुम इन आंखों के जेरे असर हो। ये आंखें जो कुछ कहेगी तुम इस पर अमल करोगी। बोलो, अमल करूंगी? हाँ मैं अमल करूंगी। परसों रात तुम इन आंखों के जेरे असर रह चुकी हो। क्या तुम्हें याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। तुम्हें ये भी याद आ रहा है कि एक अजनबी तुम्हारे पास आया था? हाँ एक अजनबी आया था। तुमने वादा किया था कि बैंक के लॉकर से तैमूर अली की जमीनों के असली और नकली दोनों दस्तावेज इस अजनबी को ला कर दोगी। हाँ मैंने वादा किया था। अपना वादा पूरा करो। अपनी अलमारी से लॉकर की चाबियां और तमाम बैंकों के चेक बुक्स निकालो। अलमारी कहाँ है? मुझे सिर्फ 2 सुलगती हुई आंखें नजर आ रही है। 2 तरफा बसीरत से काम लो। अपनी ज़ाहरी आंखों से अपने आसपास के माहौल को देखो और बातनी आंखों से उन सुलगती हुई आंखों को देखती रहो। बोलो, तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। मेरे सामने आईना है और मुझे कमरे की हर चीज नजर आ रही है। अब तुम अलमारी के पास जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा करो और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती रहो कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। मेरे हुक्म के मुताबिक वो अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचने लगी। मैं अलमारी के पास जा रही हूँ, अलमारी खोल रही हूँ। दराज में लॉकर की चाबियां रखी हुई हैं। मैं चाबियां उठाकर पर्स में रख रही हूँ। 4 मुख्तलिफ बैंकों की चेक बुक्स भी उठाकर पर्स में रख रही हूँ। दरवाजा बंद कर रही हूँ। अब अलमारी बंद कर रही हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हदायत की, वो 2 आंखें तुम्हारे दिमाग में मस्त रहेंगी और तुम ज़ाहरी आंखों से इस दुनिया को देखती और समझती रहोगी। अभी अपने कमरे से निकलकर तुम बैंक जाओगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी मिलने जुलने वाला आए तुम हस्बे में
मामूल इनसे बातें करती रहोगी। अभी तुम कोठी से निकल कर अपनी कार में ना बैठो, पैदल चलती जाओ, कोठी के मेन गेट से बाहर आकर खड़ी हो जाओ। इसकी सोच मुझे बताने लगी। वो अपने बेडरूम से निकलकर कॉरिडोर गुजर रही है, ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही है। इस वक्त इसकी सोच ने कहा, मैं चलते चलते रुक गई हूँ, मुझे मेरे खावंद आवाज दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। चचा जान रुकावट बन रहे थे। चची की तवक्का के खिलाफ जल्द ही नींद से बेदार हो गए थे। मैंने कहा, अपने खावंद से मुस्कुरा कर बातें करो। वो बातें करने लगी। चचा जान ने इनसे कुछ पूछा था, वो जवाब दे रही थी। क्या क्या आप मेरे साथ बैंक जाएंगे? लेकिन मैं तो, वो कहते कहते रुक गई। मैंने फौरन ही इन्हें मशवरा दिया, अपने खावंद से कहो, ठीक है हम अभी जाएंगे, आप गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील कर लीजिए, इस वक्त तक मैं पास वाली कोठी से होकर आती हूँ। इन्होंने मेरी हदायत के मुताबिक अपने खावंद को झांसा दिया। इसके बाद इस सोच ने कहा, वो अपने कमरे की तरफ लिबास तब्दील करने जा रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम से गुजरती हुई बाहर जा रही हूँ। बाहर पोर्च में कार खड़ी हुई है, लेकिन मैं ड्राइवर को नहीं बुलाऊंगी, मैं मेन गेट की तरफ जा रही हूँ। जरा देर बाद इन्होंने कहा, वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई है। मैंने कहा, अब तुम सामने देखो, तुम्हारे सामने जो कोठी है इसे जहन नशीन करो। बैंक के लॉकर से कागजात निकाल कर तुम इस कोठी के पिछले रास्ते से आओगी और इस कोठी में दाखिल हो जाओगी। वहाँ एक कमरे में वो सुलगती हुई आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आगे बढ़ो, किसी टैक्सी में बैठकर पहले उसी बैंक जाओ जहाँ लॉकर्स में कागजात रखे हुए हैं। वो हुक्म की तामील करती थी और सोचती जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें टैक्सी मिल गई थी। मैंने इनके ख्यालात को पढ़ रहा था और अपने बेडरूम के कलीन पर बैठा हुआ था, इनकी रहनुमाई कर रहा था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था कि इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो इनकी सोच में बैठकर इन्हीं की रुकावटों से निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन इन्हें किसी खास परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन्होंने बैंक पहुंचकर मैनेजर से मुलाकात की और इनकी मौजूदगी में लॉकर खोलकर दस्तावेज निकाल लिए। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठकर मेरी तरफ आ रही थी। जब वो कोठी के पिछले गेट तक पहुंच गई तो मैंने हुक्म दिया, टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहो और कोठी के पिछले दरवाजे से आ जाओ। इन्होंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और मेरी रहनुमाई में अंदर दाखिल हो गई। मैं इन्हें बता रहा था कि इसको किस कमरे से गुजर कर मेरी तरफ आना है, किस तरह कॉरिडोर को पार करके मेरे कमरे की तरफ आना है। इसके बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे को घूरते हुए कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। वो सामने शहरज़दा सी खड़ी हुई थी और सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, अंदर आ जाओ और मेरे सामने बैठ जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई और फिर मेरे सामने बैठ गई। वो कागजात मेरे हवाले करो। इन्होंने परस खोलकर तय किए हुए कागजात निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं असली दस्तावेज को खोलकर पढ़ने लगा। वो कागजात बता रहे थे कि मेरे दादा मरहूम ने अब से 55 बरस पहले जो शाहकोट की जमीनें 500 एकड़ रकबे पे थी, मेरे वालिद मरहूम के नाम लिख दिया था। इन्होंने मेरे चचा नासिर अली को आ करने के बाद सिर्फ मेरे वालिद को जायज और वाहद वारिस करार दिया था। दूसरे दस्तावेज जाली थी। मैंने इन्हें फिलहाल पढ़ना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि अभी बहुत सारे काम पड़े थे। अभी चची के अकाउंट से नकद रकमें हासिल करनी थी। मैं अपनी जगह से उठकर अपनी आहनी अलमारी खोलकर इसमें कागजात को हिफाजत से रख दिया। फिर खाली ब्रीफकेस चची के सामने रखते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालो और इसमें रखकर यहाँ ले आओ। जिस टैक्सी में तुम जाओगी इसका किराया अदा करके इसे रुखसत कर देना। वापसी में किसी दूसरी टैक्सी में आना। अब तुम जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई और ब्रीफकेस उठाकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। बेचारी बहुत ही समझदार थी। बचपन से अब तक मुझ पर कितने ही जुल्म तोड़े थे, लेकिन मेरे वालिद मरहूम की जमीनों से हासिल किए हुए लाखों रुपए मेरे ही लिए हिफाजत से बैंकों में रखे थे और अब बड़ी दयानतदारी से मुझे किस्त बर किस्त अदा कर रही थी। अब मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता था कि वो किस तरह मेरे हुक्म की तामील करती रही। हर हफ्ते 1-2 लाख बड़ी फरमाबरदारी से मुझे ला कर देती रही। इस दौरान मैंने इस बात का खास ख्याल रखा कि चचा जान को किसी तरह भी इनके दिवालिया होने का शोभा ना हो। इसीलिए मैंने चची की सेब में 50,000 रुपए रखवा दिए थे ताकि जरूरत के वक्त कुछ तलब करे तो चची इनकी जरूरत पूरी कर दिया करे। गजाला ने अपने मंसूबे के मुताबिक अपनी मम्मी से 1 लाख रुपए तलब किए थे। दूसरे लफ्जों में वो अपनी मम्मी की राजदार थी। बहरहाल 3 माह के अरसे में मैंने चची के तमाम अकाउंट से पैसे निकलवा लिए थे। इनके कई अकाउंट में 100 रुपए और कई में 200-400 रुपए बराए नाम छोड़ दिए। चची की घबराहट और परेशानियां काबिले दी थी। जब भी मैं इन्हें अपने अमल से आजाद करता तो वो अपने बैंक अकाउंट को देखकर इखलाजे कलब में मुब्तला हो जाती। अब वो किसको अपनी तबाही की दास्तान सुनाती। कोई इस बात का यकीन ना करता कि दौलत पूरी इसरार तरीके से गायब हो रही है। गजाला तो साफ कह चुकी थी कि वो
نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا۔ اس کی ہائی سوسائٹی میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے اطراف پروانہ گھومتے ہیں۔ چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا، مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی یہ سوال کرے کہ لاکھوں روپے جنہیں اپنے کسی کو نہیں دیے تو پھر گئے کہاں۔ اس کا جواب چچی کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھی اور اپنے بیٹے ظہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر رہا تھا بس ایک بیٹا ہی ان کا سہارا رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے ظہیر کو ٹارگٹ بنا لیا۔ ظہیر جیسا کمزور ارادے کا مالک بڑی آسانی سے میرا معمول بن گیا۔ ایک صبح لبرٹی مارکیٹ میں خلاف توقع اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور ایک دکان کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اس کی گرل فرینڈ کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ میں کار کے قریب سے گزر رہا تھا تو ظہیر کی نظریں مجھ سے ٹکرائی۔ پہلے تو اس نے میرے قیمتی سوٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کہہ رہی تھی، او گاڈ، کیا یہ فرہاد ہے؟ نہیں، مجھے تو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے میرے چہرے کو دیکھا تو میری نظریں پھر اس کی نظروں سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً ہی اس کی نظروں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور سوچ کے ذریعے کہا، تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو اور تم ان آنکھوں کو دیکھتے رہو گے۔ یہ آنکھیں تمہارے دماغ کو چھو رہی ہے اور تمہارے ذہن کے دسوں کا محاصرہ کر رہی ہے۔ اب تم میرے حکم سے سوچو گے اور میرے حکم سے بولو گے۔ بولو، تمہارا نام کیا ہے؟ ظہیر ناصر۔ اس کی آواز کسی دور اندھے کنویں سے آئی۔ میری یہ دو آنکھیں تمہارے تصور میں ہمیشہ روشن رہے گی۔ تم ان آنکھوں کے زیر اثر رہو گے، میں ان آنکھوں میں زیر اثر رہوں گا۔ تم پرائی لڑکیوں سے نہیں ملو گے، میں پرائی لڑکیوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، تم اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزارو گے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، میں ان حیات فانی کو یاد الہی میں گزاروں گا۔ کیا تم یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، میں شکیلا کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سامنے جنرل سٹور میں گئی ہے۔ شکیلا پرائی لڑکی ہے؟ ہاں، وہ پرائی لڑکی ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ تم یہاں سے کسی کتابوں کی دکان میں جاؤ اور وہاں سے ایسی کتاب خریدو جو نماز، روزہ اور کلمات سکھانے کے سلسلے میں تمہاری رہنمائی کر سکے۔ کل صبح 6 بجے تک تم تمنینی عمل کے زیر اثر ہوں گے۔ میری ہدایت کے مطابق اپنی دینی کتابوں کے متعلق عمل کرتے رہو گے۔ وہ میری ہدایت کو دہرانے لگا۔ اتنے میں شکیلا آ گئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے ظہیر سے کہا، شکیلا کو پہچاننے سے انکار کر دو، تم یہاں سے تنہا جاؤ گے، اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ظہیر نے تیور بدل کر پوچھا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت کار میں کیوں گھسی آ رہی ہو؟ شکیلا نے پہلے تو تعجب سے اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بولی، بہت خوب، تم ایسا بے تکلف مذاق بھی کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے لیے پرائی ہو، یعنی نامحرم، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولی، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ہاں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اسے یاد الہی میں گزارنا چاہیے؟ اس بار شکیلا کے تیور بدل کر طنزیہ انداز میں کہا، مولوی صاحب، تم اتنے ہی پارسو ہو تو مسجد میں جا کر عبادت کرو، میرے شو روم کی کار میں بیٹھ کر میری توہین کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنے الفاظ واپس لو، مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں دھکے دے کر اس کار سے باہر نکال دوں گی۔ تب پتہ چلا کہ وہ شکیلا کے شو روم کی کار تھی اور ظہیر مالک بنا بیٹھا تھا۔ میں نے کار کی کھڑکی پر ہاتھ لے کر ذرا جھکے ہوئے ظہیر کے پاس بیٹھی شکیلا کو دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ اتنی دیر بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ دکان سے نکل کر آ رہی تھی تب میں نے صرف اس کے لباس کی جھلک دیکھی تھی۔ شکیلا نے بھی شاید اس وقت مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں میرے چہرے اور میرے لباس کو یوں تک رہی تھی جیسے دکان کے شوکیس میں اپنی پسندیدہ گڈے کو دیکھ رہی ہو۔ گڈا میں نے اس لیے کہا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ابھی بچپن کی معصومیت تھی۔ اگر وہ جوان نہ ہوتی تو اس کے لیے یہی مشورہ مناسب ہوتا کہ وہ کسی کو بوائے فرینڈ بنانے کی بجائے ابھی گڈے گڑیا سے کھیلتی رہے۔ میں نے ظہیر سے کہا، یہ نامحرم کی کار ہے، تمہیں یہاں سے پیدل ہی جانا چاہیے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کار سے نکل کر چپ چاپ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ شکیلا بھی کار سے باہر آ گئی۔ وہ حیرانی سے کبھی ظہیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کبھی مجھے سوالیہ نظروں سے تک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تعجب ہے اس کے سوچنے کا انداز اچانک ہی کیسے بدل گیا۔ کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا تھا مگر ابھی مولویوں کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا، انسانوں کے دل میں کسی بھی وقت ایمان آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے، ایمان کی تلاش میں جا رہا ہے۔ آپ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے اسے پیدل جانے کے لیے کہا، وہ پیدل چلا گیا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ بظاہر یہ عجیب سی بات ہے، میں نے کہا، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا
میرا مرکوز تھا۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اپنی رقم کا تقاضا کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ کہنے لگی۔ مال روڈ پر ان کی دکانیں ہیں، سنا ہے ہر ماہ 25-30 ہزار روپے کی آمدنی ہے، پھر یہ مرکوز کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آمدنی 1 لاکھ کی ہو تب بھی قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ وہ اسی لیے یہاں سے چلا گیا کہ میں تمہارے سامنے پھر تقاضا کروں گا۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے کہ ظہیر جوئے کا شوقین ہے، تم اسے کب سے جانتی ہو؟ اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ مجھے تم سے کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان بے تکلفی تو نہیں ہے؟ اس کے دیکھنے کے انداز میں تیکھا پن تھا، آنکھوں میں بچپنا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچی مجھ پر بڑی عورت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں بچوں کو تم سے مخاطب کرتا ہوں۔ وہ کار کے سامنے سے گھومتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اور سینہ تان کر بولی، کیا میں بچی نظر آتی ہوں؟ کیا تمہاری آنکھیں کمزور ہے؟ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ ایسے بڑے بڑے بدن کی لڑکی تھی جیسے بدن کی شابیاں لباس سے بغاوت کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے راستے کا نہ خیال کیا تھا، نہ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کی پرواہ کی تھی، بے دھڑک خود کو نمایاں کرنے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ شکار کھیلنے والی لڑکی ہے۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے، دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، اوپر سے کیسے پتھر سا نظر آتا ہے مگر اندر سے پگھل رہا ہے اور اسے پگھلنا چاہیے۔ ظہیر تو اب یہ کار نہیں خریدے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ خرید لے۔ میں بھی عجیب ہوں، غصہ دکھا کر ظہیر کو ناراض کر دیا۔ ایک گاہک ہاتھ سے نکل گیا، اب دوسرے کو آزمانا چاہیے، مگر یہ خاموش کیوں ہے؟ میری خاموشی کا خیال آتے ہی اس نے پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا میں بچی نظر آتی ہوں؟ میں اس کی ٹیکنیک کو سمجھ گیا تھا، پہلے وہ نمائش کر کے ثابت کرتی کہ وہ بچی نہیں ہے، پھر میری زبان سے اگلواتی کہ وہ جوان ہے۔ میں عام نوجوانوں کی طرح اس کے حسن و شباب کے گن گاتا۔ اس طرح ہماری مختصر سی ملاقات رومانس کی طرف کروٹ بدلتی، پھر رومانس کے بھول بھلائیے میں کار کا سودا کرتی۔ ظہیر نے نہیں لی، تم خرید لو، صرف کار کی قیمت دینے میں کمیشن کے طور پر مل جاؤں گی۔ میں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہو۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں تمہارا سراپا دیکھ کر بہکنے کو جی چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے تکلف نہیں ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، مگر تم بے تکلفی سے بہت کچھ کہہ رہے ہو۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، مگر تم بے تکلفی سے بہت کچھ کہہ چکے ہو۔ مرد بڑے چالاک ہوتے ہیں مگر عورتوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، ویسے ابھی تم شو روم کی بات کر رہی تھی، کیا ظہیر یہ کار خریدنا چاہتا تھا؟ ہاں، پتہ نہیں کیسے کایا پلٹ گئی۔ وہ ایک